Okay, but we are on page number 109, and the topic for today is types of RNA and the process of transcription. So that I have already explained you that how many types of RNAs are there. So in case of prokaryotes as well as in case of eukaryotes, okay, 3 types of RNAs are there. So first is messenger RNA, second is which one, transfer RNA, and third one is the ribosomal RNA. ठीक है, as the name itself, messenger RNA. Messenger RNA, it is actually came into existence by its synthesis through parental strand of DNA. तो आपको बताया था कि during the process of transcription, what happened? The first strand of the DNA, whose polarity is in 5' to 3' whose polarity is in 3' to 5' direction, it behave as a template strand. ठीक है बेटे, और उससे जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसकी पोलैरिटी 3' to 5' डायरेक्शन में होती है. तो दिस मैसेंजर आरएनए it later act as a guiding strand, ठीक है, for the synthesis of proteins. And here the transfer RNA वो क्या करती हैं, इस मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट जो कोडॉन्स हैं, जिन्हें हमने क्या बोला था, ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस, उनको रीड करती हैं और उसके बेसिस पे दे अटैच द अमीनो एसिड्स एंड लेटर ऑन दीज अमीनो एसिड्स दे जॉइन टुगेदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेजेस एंड दे फॉर्म द प्रोटीन्स. तो देखो मैसेंजर आरएनए का यही काम है कि आफ्टर इट्स सिंथेसिस फ्रॉम द डीएनए, दिस मैसेंजर आरएनए it is actually held by the third type of RNA which is known as a ribosomal RNA in its small subunit. तो वहां पे इसको स्मॉल सब यूनिट जो होती है ट्रांसफर आरएनए की वो होल्ड करके रखती है नहीं, यस, और उसके बाद राइबोसोमल आरएनए की, और उसके बाद जो ट्रांसफर आरएनएस होते हैं वो क्या करते हैं, दे कम इन कांटेक्ट विद द मैसेंजर आरएनए, ठीक है, दे डू द इंस्पेक्शन ऑफ द मैसेंजर आरएनए एंड दे ट्राई टू सर्च फॉर द इनिशिएटर कोडॉन. As I have explained so many times that initiator codon here is AUG. ठीक है, AUG is the initiator codon. तो देखो मैसेंजर आरएनए पे खूब सारे कोडॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, पर यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए ने आके किसके लिए सर्च करना है, उस कोडॉन के लिए सर्च करना है जो कि ट्रांसफर कोडॉन है, इनिशिएटर ट्रांसफर कोडॉन है. ओके बेटे, तो देखो फिर AUG जो है यहाँ पर इनिशिएटर कोडॉन है, तो बहुत सारे कोडॉन्स में से उसने सिर्फ AUG को ढूंढना है, जहां से उसको AUG मिल जाता है, फ्रॉम दैट प्लेस इट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ओके बेटे, तो मैसेंजर आरएनए का यही फंक्शन है. ट्रांसफर आरएनए का आपको मालूम है कि ट्रांसफर आरएनए इट ऑलवेज ब्रेक अमीनो एसिड्स, ठीक है. तो लेटर यू विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफर आरएनए. कि ट्रांसफर आरएनए के 2 एंड्स होते हैं, ठीक है. वन एंड व्हिच इज नोन एज एंटीकोडॉन लूप. ये एंड क्या करता है, ये मैसेंजर आरएनए में से कोडॉन्स को रीड करता है और अपने ऊपर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीकोडॉन्स अटैच करता है, और इसी की जो दूसरा एंड होता है उस पे ये उसके बेसिस पे क्या अटैच करता है, अमीनो एसिड्स अटैच करता है. अब ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट कि बेशक ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो कोडॉन्स को रीड करके अपने एंड पर, जिसको एंटीकोडॉन लूप बोला है, उस पे उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अटैच करता है, पर जो अमीनो एसिड्स वो अपने नेक्स्ट एंड पे बियर करता है वो अमीनो एसिड एंटीकोडॉन्स के बेसिस पे नहीं होती, वो कोडॉन्स के बेसिस पे होती है, ठीक है. फॉर एग्जांपल उसने अगर मैसेंजर आरएनए पे AUG को रीड किया है, तो यू नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस कोडॉन AUG द कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड शुड बी मिथ्योनाइन, ठीक है. तो अगर उसने AUG को रीड किया है तो ट्रांसफर आरएनए अपने ऊपर उसके एंटीकोडॉन से अटैच करेगा. तो देखो एडेनाइन किसके साथ बाइंड होना है, एडेनाइन वैसे तो थाइमिन के साथ बाइंड होता है, ठीक है, पर यहाँ देखो बेटे मैं ये कह रही थी कि जो ट्रांसफर आरएनए है उसके 2 एंड्स हैं, ठीक है. वन एंड इज नोन एज द एंटीकोडॉन लूप and another end is known as the amino acid binding end, ठीक है. जैसे हम जो है क्रिश्चियन रिलीजन में क्रॉस पहनते हैं, तो उसी तरीके से इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है.
and that end which is known as anti-codon loop. ठीक है, उस एंड पे वो क्या करता है, जो कोडॉन को रीड करते हैं ना, उस कोडॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी कोडॉन्स अपने ऊपर अटैच करते हैं. So I am saying if the transfer RNA when it do the inspection of messenger RNA and the codon which comes in contact with transfer RNA, suppose it is AUG, then you know that कि अपने ऊपर ट्रांसफर आरएनए पे उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को अटैच करेगा, तो एडेनाइन के साथ हमेशा यूरैसिल अटैच होता है. तो फिर ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडॉन लूप पे एडेनिन के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस कौन सा होगा, यूरैसिल. और अगर यूरैसिल है, ठीक है, सेकंड बेस नाइट्रोजेनियस बेस यूरैसिल है, तो इसका मतलब एडेनाइन होगा. और अगर ग्वानिन है तो ग्वानिन के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस कौन सा है, साइटोसिन है. तो इस तरह से एंटीकोडॉन्स वो अपने ऊपर अटैच कर लेगा अपने एंटीकोडॉन लूप पर. बट व्हाट आई एम सेइंग कि एंटीकोडॉन लूप पे बेशक वो कौन से भी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अटैच करता है, पर कौन से कोडॉन उसने रीड किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो अपने सेकंड एंड पे, जिसको हम अमाइनो एसिड बाइंडिंग एंड कहते हैं, उस पे वो अमाइनो एसिड अटैच करता है. तो अमाइनो एसिड इज अकॉर्डिंग टू AUG. ओके, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू AUG. के साथ हमने जो एंटीकोडॉन देखे थे वो थे UAG. ठीक है, तो वो वाला नहीं होगा, UAC नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, AUG के अकॉर्डिंग होगा. ये चीज बस समझ लेंगे अच्छे से. जब मैं फिर से बताऊंगी तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. ओके बेटे, अब देखिए यहाँ पर थर्ड था राइबोसोमल आरएनए. उस दिन भी बताया था राइबोसोमल आरएनए हैज टू सब यूनिट्स. ठीक है, वन सब यूनिट इज नोन एज the larger subunit and other subunit is known as the smaller subunit. Always remember कि smaller subunit hold the messenger RNA and larger subunit it actually do two tasks. दो task करती है. One is it supply the transfer RNA who is going to read the codons that are present on the messenger RNA. Okay, another thing is when they read the codon, then the corresponding amino acid it is also supplied by the larger subunit. And later on, when these amino acids they joined end to end by peptide bonds, ठीक है, तो extension of the amino acid chain is also done in the larger subunit. तो ये सारे फंक्शन जो है वो राइबोसोमल आरएनए करता है. और राइबोसोमल आरएनए जो है वो साइट होता है जहां पर की ट्रांसलेशन होता है, तो इसीलिए उसके स्ट्रक्चरल रोल भी है एंड कैटालिटिक रोल भी है. अब आगे बढ़िए. ट्रांसक्रिप्शन का मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ. ट्रांसक्रिप्शन actually this process it happens in three steps. First is known as initiation, second is known as elongation, and third is known as termination. So how the initiation starts? So there is only one enzyme involved, that is DNA dependent RNA polymerase. So this DNA dependent RNA polymerase it finally reaches the transcription unit and at the 5' end according to the coding strand. ठीक बेटे, 5' end पे कौन सा region present है, promoter region is there. So this RNA polymerase enzyme it comes in contact with the promoter region and here it finds the initiation factor, and you know that the name of the initiation factor is sigma factor. So this RNA polymerase enzyme it easily bind with this sigma factor and initiate the process of transcription. And after that what happened? It pushes the structural chain. The structural chain flanks over the transcription unit and moves in forward direction, followed by the RNA polymerase. So this RNA polymerase now reading the bases that are present on the first strand of DNA. Okay बेटे, तो फर्स्ट स्टैंड ऑफ DNA पे जो भी बेसिस प्रेजेंट है उनको क्या करे जा रहा है, ये रीड करते जा रहे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अटैच करता जा रहा है मैसेंजर RNA की सिंथेसिस के. So as soon as the structural gene it finally reaches the translation, that terminator region, तो वहां पे उसको मिल जाएगा कौन सा फैक्टर, terminating factor, and you know that the name of the terminating factor is Rho factor. So when the structural chain it comes in contact with the Rho factor, it get one message regarding the termination of the ठीक है बेटे, ट्रांसक्रिप्शन. तो फिर उसके बाद जो है टर्मिनेशन हो जाता है. स्ट्रक्चरल जीन वो मैसेज किसको देता है, आरएनए पॉलीमरेज को, एंड द आरएनए पॉलीमरेज इट लीव्स द आरएनए व्हिच इज द नेसेंट आरएनए and now it jumps to the second strand. Now the second strand it behave as the template strand and the previous strand it now act as the coding strand, and the same process it repeated
ठीक है, अगेन द 3 steps are there and these are initiation, then elongation and then termination. अब देखिए एक खास चीज जो हमने बताई हुई है यहाँ पर कि in case of prokaryotic organism there is only a single RNA polymerase enzyme. ठीक है, सिर्फ एक ही RNA polymerase enzyme होता है प्रोकैरियोट्स में, पर जब आप यूकैरियोट स्टडी करेंगे then you will see कि not only a single RNA polymerase is there, 3 type of RNA polymerase are there. ठीक है, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3 वो यूकैरियोट्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही है। फंक्शन कैसे करता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, because RNA polymerase is an enzyme, so it always need a substrate, and here the substrate is nucleotide triphosphates. So whatever energy is needed in the process, that is actually supplied by this triphosphates, because ये जो high energy bonds होते हैं phosphate के, उसके अंदर एनर्जी स्टोर है and that energy is utilized in the process. ठीक है, इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ता है और जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाइड हो जाती है। But because bacteria they come under the prokaryotic organism, and you know that in prokaryotic organism well-defined nucleus is not there. ठीक है, तो well-defined nucleus is not present, and here what is the special thing कि cytoplasm and nucleus they are in continuity with each other. ओके बेटे, अब देखो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट था तो उसके मैसेंजर आरएनए बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं कि जो आगे मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनने हैं, वो एक्चुअली कहाँ बनने हैं, साइटोप्लाज्म में बनने हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कॉन्टिन्यूटी है, बिकॉज द न्यूक्लियर मटेरियल इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, मैसेंजर आरएनए अभी तैयार हो रहा होता है, जितना जितना मैसेंजर आरएनए इट गेट्स रेडी, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हियर द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोसोल, साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म इज वन एंड द सेम थिंग। तो देखो एक तरफ तो मैसेंजर आरएनए रेडी हो रहे हैं न्यूक्लियर मटेरियल में, एंड दूसरी तरफ हाउ मच मैसेंजर आरएनए इट गेट्स रेडी, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, एंड वहां पे उसकी ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गई हुई है। ठीक है, तो इन केस ऑफ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स coupling reaction is there, the transcription as well as the translation they occur simultaneously. ठीक है, एक ही टाइम पे आपको ट्रांसक्रिप्शन भी होते हुए नजर आती है, एंड एक ही टाइम पे आपको साइड बाय साइड ट्रांसलेशन भी होते हुए नजर आती है। और दूसरी चीज, द मैसेंजर आरएनए व्हिच later came into existence as a result of this transcription process, their further processing is not required. क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो इनमें पॉलीसिस्टोनिक जीन्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दीस जीन्स डू नॉट हैव एनी इंटरप्टेड सीक्वेंसेस। इन जीन्स में कोई भी इंटरप्टेड सीक्वेंसेस नहीं होते, तो इसीलिए मैसेंजर आरएनए जो है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती है। दिस मैसेंजर आरएनए इज एक्चुअली द फुल्ली प्रिपेयर्ड मैसेंजर आरएनए, and it finally participates in the process of translation. Its further processing is not required. In case of prokaryotes, coupling reaction is there. Okay, how much messenger RNA gets ready in the nuclear material, it is shifted towards the cytoplasm, and the translation from this messenger RNA it initiates. So both the things, transcription as well as translation, they are occurring at the same time. So that's why this kind of reaction is known as a coupling reaction. ओके बेटे, यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? कोई डाउट? यस बेटे, एनी डाउट? अगर अभी भी किसी बच्चे को नहीं पता लगा है तो मैं फिर से बताऊंगी। स्पीक अप इफ यू हैव एनी डाउट। हाँ जी, इज देयर एनी डाउट चिल्ड्रन? इफ यू बिकम अ पैसिव लिसनर, so that will create a problem for you when you have to face the viva wise questions in front of external. ठीक है, अगर आप ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जानी है फ्यूचर में, मैंने आपको बताया हुआ है पहले। So this is all about the process of transcription in case of prokaryotes. Now I am starting with the transcription in case of eukaryotes. ठीक है बेटे, ये डायग्राम हम हमेशा लेंगे जब भी आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, you must have to draw this diagram. तो देखो वहां पे आपको प्रमोटर के साथ सिग्मा फैक्टर नजर आ रहा है, देन आपको टर्मिनेटर रीजन के साथ रो फैक्टर नजर आ रहा है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में इस तरह से होती है। नाउ इन केस ऑफ यूकैरियोट्स,
ठीक है. The process of transcription is entirely different in case of eukaryotes. So as you have studied, in case of prokaryotes only one RNA polymerase enzyme is there, but in case of eukaryotes, ठीक है, how many polymerase enzymes are there? 3 polymerase enzymes are there. The RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे अपनी बुक में कि तीनों ही आरएनए जो है वो अलग अलग तरह के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं. ओके बेटे, आरएनए पॉलीमरेज 1 का क्या फंक्शन है? तो देखो, आरएनए पॉलीमरेज 1 इट एक्चुअली ट्रांसक्राइब्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनएस व्हिच वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी. ठीक है, फिर से सुनेंगे. आरएनए पॉलीमरेज 1 डिफरेंट काइंड्स के आरएनए पॉलीमरेज आरएनएस बनाता है, राइबोसोमल आरएनएस बनाता है जिनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो वेरी करते हैं. तो देयर में बी सम ऑफ द राइबोसोमल आरएनएस whose density is 28s. ठीक है, कुछ राइबोसोमल आरएनए ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी 18s है. s यहाँ पे स्वेड वर्ग है which is the unit of the sedimentation coefficient, and 5.8s यानी 5.8 स्वेड वर्ग्स. ओके, RNA polymerase 2 का फंक्शन क्या है? RNA polymerase 2 actually transcribes heterogeneous RNA. What is this heterogeneous RNA? This heterogeneous RNA is that messenger RNA, ठीक है, whose processing has not still done. ठीक है, वो messenger RNA जिसकी प्रोसेसिंग अभी तक हुई नहीं है पर अभी होनी है, तो उसको हमने messenger RNA precursor बोला है. and another name for this is heterogeneous RNA. ओके बेटे, तीसरा कौन सा है? थर्ड, RNA polymerase थर्ड जो है वो ट्रांसक्राइब करता है ट्रांसफर आरएनए को. ठीक है, SN स्टैंड फॉर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस एंड SR स्टैंड फॉर स्मॉल राइबोसोमल आरएनएस. 3 चीजें बनाता है, ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड स्मॉल राइबोसोमल आरएनएस. So 3 type of polymerases are there. ठीक है, let us recapitulate. RNA polymerase 1 transcribe ribosomal RNAs of different densities. It may be 28s, it may be 18s, it may be 5.8s. RNA polymerase 2 transcribe messenger RNA precursor, and RNA polymerase 3 transcribes hnRNA, which is heterogeneous RNA. And this heterogeneous RNA polymerase 3 जो है वो ट्रांसफर RNA, स्मॉल राइबोसोमल RNA एंड स्मॉल न्यूक्लियर RNA ट्रांसक्राइब करता है. ठीक है बेटे, हेट्रोजेनियस आरएनए मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि हेट्रोजेनियस आरएनए वो आरएनए है जिसकी अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई. इसका मतलब कि उसके अंदर एंट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, एक्सॉन्स भी प्रेजेंट है. ठीक है, कैन यू टेल मी अमंग दीस एंट्रॉन्स एंड एक्सॉन उनमें से कोडिंग सीक्वेंसेस कौन से होते हैं? एंट्रॉन्स होती हैं कि एक्सॉन्स होते हैं? यस बेटा, स्पीक अप. एक्सॉन्स होते हैं. वेरी गुड, एक्सॉन्स. यस, एंट्रॉन्स बेटे रिमूव कर दिए जाते हैं क्योंकि वो नॉन कोडिंग होते हैं और जो प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए है ना उसमें सिर्फ एक्सॉन रहते हैं. ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो देखो, उसके बाद उसने आपको बताया है कि मैसेंजर आरएनए जो हमारे पास रेडी होता है फ्रॉम द डीएनए स्ट्रैंड, दैट मैसेंजर आरएनए कंटेन्स बोथ द एक्सॉन्स एंड द इंट्रॉन्स. And among these, we know that introns, they are not coding for anything, so their removal must be required. Whereas exons, they are the coding sequences, so they should be there in the processed messenger RNA as well, because they have to code for proteins later on in the process of translation. So here we have a special process known as splicing, where we do the removal of the introns. ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं? एंट्रॉन्स को रिमूव करते जाते हैं एंड हमारे पास सिर्फ बच जाते हैं एक्सॉन्स एंड एक्सॉन्स को ज्वाइन करते जाते हैं. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए. ओके, यहाँ पे देखो कहीं लिखा होगा, ये देखिए, स्प्लाइसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए. तो एंट्रॉन्स को रिमूव कर देना है और एक्सॉन्स ज्वाइन कर देने हैं. द प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग. देयर इज अ सेकंड स्टेप एंड दैट सेकंड स्टेप इज नोन एज कैपिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए. तो प्रोसेसिंग में 3 स्टेप्स आते हैं. स्प्लाइसिंग में एंट्रॉन्स को रिमूव करना है, एक्सॉन्स आर ज्वाइंट. इन कैपिंग वी हैव टू ऐड हियर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स टू द 5' एंड ऑफ द हेट्रोजेनियस आरएनए. देखो, हम इसको अभी मैसेंजर आरएनए इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अभी इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, तो इसीलिए ये हेट्रोजेनियस
ओके बेटा, सेकंड स्टेप जो था उसको हमने क्या बोला है, कैपिंग बोला है। ठीक है, तो कैपिंग के अंदर हमने क्या ऐड करना है, 5 डैश एंड पर मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स ऐड करने हैं। तो देखो मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कितने ऐड करने हैं, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, 200 to 300 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करने हैं। इसको ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, बिकॉज ये वाइवा के क्वेश्चन है। क्लियर? तो 5 डैश एंड पे 200 to 300 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स, एंड लेटर ऑन there is a third step, and the third step is known as tailing of the messenger RNA. तो देखो टेलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, तो टेलिंग के अंदर आपने एडिनाइलेट रेजिड्यूज ऐड करने हैं। ठीक है, मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड कर लिए, एडिनाइलेट रेजिड्यूज 200 to 300 ऐड कर देने हैं 3 डैश एंड पे। तो तीन चीजें होगी, स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को रिमूव किया, एक्सॉन्स को ज्वाइन कर लिया, कैपिंग के अंदर मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स को ऐड कर लिया, और टेलिंग के अंदर क्या किया, टेलिंग के अंदर जो है यहाँ पे देखो अंडरलाइन कर लेंगे, पेज नंबर 101 के अंदर दिया हुआ है 200 to 300 एडिनाइलेट रेजिड्यूज मींस एडिनाइन के डेरिवेटिव्स। ठीक, तीनों स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद दिस HNRNA व्हिच इज एक्चुअली द हेटेरोजेनियस RNA, ठीक है, जिसको हमने प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA बोला था, अब वो क्या बन जाएगा, एक फुली मैच्योर मैसेंजर RNA बन जाएगा। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज अ फुली मैच्योर मैसेंजर RNA, नाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस towards the cytoplasm, because you know that in case of eukaryotes well defined nucleus is there which has its own nuclear membrane. So since the process of transcription it actually happens in the nucleus, but when the completion of processing of the messenger RNA it actually completes. Now this fully mature messenger RNA it is isolated from the nucleus and shifted towards the cytoplasm where its translation takes place. ठीक है बेटा, this is the major difference. और मैंने अभी बताया था आपको in case of prokaryotes में both the things transcription and translation they are simultaneously occurring at the same site. ठीक है, because the nuclear material there is freely suspended in the cytoplasm and there is no wall or membrane present between the nucleus and the cytoplasm because here the well defined nucleus is not there. पर यहाँ पे यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होगा और साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होगा। तो दिस इज, यहाँ तक बेटे किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? हाँ जी बेटे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सब कुछ आता है, सारे अपने आप ही इंटेलिजेंट बन गए हैं, मेरी जरूरत ही नहीं है। मैम हाँ जी बेटे बोलो। स्पीकर मैम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एक बार रिपीट कर दो मैम, मेरी कनेक्शन की प्रॉब्लम आ गई थी। कनेक्शन तो मेरा भी लॉस हो रहा है, एनीवेज नो प्रॉब्लम। चलिए बेटे ध्यान से सुनेंगे, इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ठीक है, 3 टाइप ऑफ RNA polymerases आर देयर, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 एंड RNA polymerase 3। तो देखो RNA polymerase 1 जो है उसका फंक्शन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोमल RNAs को फॉर्म करना। तो these are ribosomal RNAs may be of density 28S, may be of density 18S or it may be of density 5.8S। ठीक है, उसके बाद RNA polymerase 2 का फंक्शन क्या है, प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA बनाना। प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA means that messenger RNA whose processing has not been done, so it is a heterogeneous RNA। ओके, एंड थर्ड वाला जो RNA polymerase थर्ड है वो क्या करता है, RNA polymerase थर्ड जो है वो यहाँ पे देखो वो क्या फॉर्म करता है, तो RNA polymerase थर्ड 3 चीजें बनाते हैं, ट्रांसफर RNA, स्मॉल राइबोसोमल RNA एंड स्मॉल न्यूक्लियर RNA। क्लियर बेटे? उसके बाद प्रोसेसिंग में 3 स्टेप्स इन्वॉल्वड है, फर्स्ट इज नोन एज स्प्लाइसिंग, सेकंड इज नोन एज कैपिंग, थर्ड इज नोन एज टेलिंग। व्हाट अंडर स्प्लाइसिंग क्या होना है, तो स्प्लाइसिंग में you receive a heterogeneous RNA and that heterogeneous RNA which now get ready from the DNA, okay, it contains introns as well as exons. You know that introns are the non-coding sequences, so they should not be required and we have to join the exons only. So here is splicing, the removal of the introns takes place and joining of the exons.
it finally occurs. Okay, second one is capping. तो देखो capping जो है उसके अंदर क्या होना है, तो हमेशा याद रखो कि capping जो है वो कौन से एंड पे होती है, ठीक है बेटे। कैपिंग हमेशा 5' एंड पर होगी, मैसेंजर आरएनए के 5' एंड पे कैपिंग होगी। तो कैपिंग के दौरान क्या ऐड होना है, मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होना है, ठीक है। देयर इज वन डायग्राम गिवन ऑन दिस पेज 110 पे, देखो ये वाला डायग्राम सब कुछ दिया है इसमें, ओके। और टेलिंग जो है वो 3' एंड पे होनी है, तो 3' एंड पे 200 से 300 क्या ऐड करने हैं, एडिनाइलेट रेसिड्यूज ऐड करने हैं, जो कि एडेनाइन के डेरिवेटिव्स। जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी, then the processing is complete. Now the messenger RNA it becomes a fully mature messenger RNA from heterogeneous RNA. All of these things, that is processing of the messenger RNA, it takes place in the nucleus, in eukaryotes. Now when it gets ready, it becomes a fully mature messenger RNA. It is shifted towards the कहाँ पर चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स जो है उनके अंदर क्या होनी है, राइबोसोम्स में ट्रांसलेशन होना है। तो दिस मैसेंजर आरएनए नाउ इट इज रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, तो वहां पे इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। तो याद रखिएगा कि यूकैरियोट्स में कपलिंग नहीं होती है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है और ट्रांसलेशन कहाँ पे होनी है, तो ट्रांसलेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है। ओके बेटे, आई एम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छोटा सा जेनेटिक कोड्स। तो व्हाट इज जेनेटिक कोड, ठीक है, हाउ द दिस टर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड हु यूज्ड दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो, देयर इज अ सरप्राइजिंग थिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, that it is very much agreeable for all of us that from the DNA the RNA is going to be formed, ठीक है। इसको हम इजीली जो है इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि फ्रॉम वन न्यूक्लिक एसिड अनदर न्यूक्लिक एसिड इज फॉर्म्ड एंड एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम इज देयर। डीएनए से आरएनए बन रहा है, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है। बट व्हेन वी से दिस आरएनए which is actually the messenger RNA, it later acts as a template for the synthesis of proteins, then this thing is not convinced some of the scientists, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन कैसे बन सकते हैं, देखो न्यूक्लिक एसिड जो है वो अलग तरह के मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स अलग है, ठीक है। प्रोटीन्स की मोनोमेरिक यूनिट्स तो अमीनो एसिड्स होती हैं और न्यूक्लिक एसिड की मोनोमेरिक यूनिट्स आर नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। So how a nucleic acid it is involved in the synthesis of proteins, so this is a big challenge in front of many scientists. Then there was a scientist who is a physician by profession and his name was George Gamow, ठीक है। जॉर्ज गमाओ जो एक फिजिशियन थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से न्यूक्लिक एसिड्स जो है उससे आगे प्रोटीन्स बनते हैं। तो उन्होंने आपको ये बोला कि हमारे पास नाइट्रोजेनियस बेसेस कितने हैं, हाउ मेनी नाइट्रोजेनियस बेसेस आर देयर, 4 नाइट्रोजेनियस बेसेस आर देयर। तो उन्होंने कहा कि हमें नाइट्रोजेनियस बेसेस के ग्रुप्स बनाने होंगे, ठीक है। तो उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, तो उसमें फर्स्ट टाइम नाइट्रोजेनियस बेसेस को 2-2 के ग्रुप में रखा गया कि 2-2 नाइट्रोजेनियस बेस के अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 into 4 कर लेंगे आप, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 into 4 is equal to 16, ठीक है। 4 4 से 16 होता है। तो उसने कहा कि अमीनो एसिड जो हमारे पास टोटल नंबर में है वो कितनी है, 20 है, और उसका नंबर जो है वो ज्यादा है। तो नाइट्रोजेनियस बेसिस को अगर हम 4 के स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 16 ही आते हैं, और 16 जो नाइट्रोजेनियस बेसिस है दे आर नॉट इनफ to code for 20 amino acids, because here the number of amino acid is more than the number of codons. Then later on उसने क्या किया, he arranged these nitrogenous bases in the group of 3. तो उसने कहा कि अगर हम 4 nitrogenous bases are there and if we arrange these 4 nitrogenous bases according to their cube, तो 4 into 4 into 4 is equal to हो जाएगा 64 codons. So here the number of codons is more than the number of amino acid. तो ये वाली कंडीशन एक बेटर कंडीशन हो सकती है, क्योंकि अगर हमारे पास 20 अमीनो एसिड है पर उसके दुगने हमारे पास codons प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब we have so many codons that can code for one and the same kind of amino acids, ठीक है। तो हमेशा हमें एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए। तो ये वाला जो उसका कंसेप्ट था, it is accepted by most of the scientists
and on the basis of that, a new term is introduced by Gamow, and that is known as codon. So what is that? What is a codon? A codon is actually a triplet of nitrogenous bases. उसने कहा कि codon जो है वो एक ट्रिपलेट है नाइट्रोजीनियस बेसिस का, मतलब उसमें कितने नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं? 3 nitrogenous bases are there. So on the messenger RNA, so many nitrogenous bases are there, but these nitrogenous bases, they are read by the transfer RNA in the group of 3, and this triplet of nitrogenous bases is known as codon. ठीक बेटे, और उसने कहा कि एक कोडॉन जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। अभी भी एक चैलेंज बना हुआ था कि बेशक हमें कोडॉन्स का पता लग गया है, बट अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन से रिलेशन रखती हैं, और हम यहाँ पे एक न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बनने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये आसानी से एग्री नहीं किया जा सकता। तो इन द आफ्टर दिस concept of codon, genetic codon, which was introduced by the scientist George Gamow, ठीक है, in the year is not mentioned, there was a scientist, ठीक है, Francis Crick, who again revised the concept, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक जो है उन्होंने ये बोला कि इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, देयर इज अ इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए इन्वॉल्व्ड that actually interlinked the nucleic acids with the protein, and this is known as the transfer RNA, ठीक है बेटे। तो उसने कहा कि ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि क्रिश्चियनिटी के अंदर हम क्रॉस देखते हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन पीपल दे वियर अ क्रॉस इन देयर नेक, तो जिस तरह से वो क्रॉस होता है, प्लस का साइन होता है, उसी तरह का ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है। तो एक एंड जो है ट्रांसफर आरएनए का, इट इज नोन एज द एंटी लूप, ठीक है, इसको एंटी कोडॉन लूप कहते हैं, एंड अनदर एंड इज नोन एज द अमीनो एसिड एंड, ओके बेटे। तो उसने कहा कि एक एंड जो है, देखो यहाँ पर अगर इस तरह से हमारे पास पोलर सबयूनिट जो है वो ऐसे मैसेंजर आरएनए को मोल्ड करके रखी है, तो इस तरह से प्लस के साइन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ट्रांसफर आरएनए। अगर यहाँ पे बेसिस है AUG, तो फिर ट्रांसफर आरएनए का ये वाला एंड जहाँ पे मैंने 1 लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं? एंटी कोडॉन लूप कहते हैं। दिस इज नोन एज एंटी कोडॉन लूप। तो एडेनाइन के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगा यूरैसिल, यूरैसिल के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगा एडेनाइन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन। तो ये फिर एंटी कोडॉन लूप जो है वो कोडॉन को रीड करता है, ठीक है, अपने ऊपर एंटी कोडॉन से अटैच करता है, पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड वो यहाँ पे अटैच करते हैं जो इसका दूसरा एंड है, ठीक है बेटे, पर किसके बेसिस पे अटैच करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कोडॉन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटी कोडॉन्स। So if here we have the codon AUG, this means here the this transfer RNA is going to bind the amino acid methionine, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफर आरएनए के 2 एंड्स होते हैं, ये वाला जो एंड है इसको हम एंटी कोडॉन लूप कहते हैं, एंड दिस वाले एंड को हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड बाइंडिंग एंड कहते हैं, ठीक है बेटे। So this structure of transfer RNA is known as the clover leaf structure of transfer RNA. Okay, this structure is known as clover leaf structure of transfer RNA. ये हम यहाँ पे आपको नहीं बता रहे क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस नेम याद रखेंगे। इसको हम clover leaf structure of transfer RNA कहते हैं, and later on some of the other scientists they have studied the structure of this transfer RNA, और उन्होंने कहा कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसफर आरएनए का वो इन्वर्टेड एल स्ट्रक्चर है, ठीक बेटे। तो ये चीज सभी को समझ में आ गई है। अब तक आपने ये स्टडी किया है कि कोडॉन्स जो है वो ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजेनियस बेसिस होते हैं, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, और कोडॉन्स को मैसेंजर आरएनए पे रीड करने के लिए कौन आते हैं? ट्रांसफर आरएनए आते हैं। एक ट्रांसफर आरएनए नहीं आता, कई सारे ट्रांसफर आरएनए आते हैं जो सबसे पहले आके ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है, मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स को रीड करता है, वो ट्रांसफर आरएनए इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए होता है, और वो इनिशिएटेड कोडॉन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, और इनिशिएटेड कोडॉन इज नोन एज AUG, ठीक बेटे। और सभी स्टूडेंट ये सोच होंगे कि उससे पहले भी तो और कोडॉन्स होंगे और उसके बाद भी तो और कोडॉन्स होंगे, ठीक बेटे। बेशक जितने भी कोडॉन्स प्रेजेंट हो, ट्रांसफर आरएनए इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए ने AUG को ही फाइंड आउट करना है,
And as soon as it find out the AUG, from that place it start the